हेलो दोस्तों। आर के लॉन्चमेंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो आज की वीडियो में हम आपके अगले चैप्टर चैप्टर 7 के साथ हाजिर हैं। ठीक है, ये जो बिजनेस स्टडी में करवा रहा हूँ वो हिंदी मीडियम में करवा रहा हूँ, 12वीं कक्षा वालों के लिए करवा रहा हूँ और सीबीएसई का सिलेबस इसमें कवर कर रहा हूँ। सीबीएसई से रिलेटेड जितने भी अदर सिलेबस हैं, जैसे कि बीपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीएस बीपीएससी उत्तर प्रदेश का हो गया, राजस्थान का हो गया, और अदर स्टेट के जो सिलेबस है अगर वो सीबीएसई से मैच करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो आप भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के जितने चैप्टर्स हैं वो सभी अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। पीडीएफ नोट्स के पीडीएफ जो है उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में मेनली निर्देशन के महत्व और तत्वों के बारे में बताया गया है कि निर्देशन क्या होता है, क्या इसके महत्व हैं और इस कितने प्रकार के निर्देशन यानी इनका क्या तत्व है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निर्देशन क्या होता है? इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना व उन्हें अभिप्रेरित करना है। निर्देशन का मतलब संगठन में जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उन सभी को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको कुछ नहीं आता है तो बताना कैसे होगा। संदेश वाहन करना मतलब एक एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ के रखना। ठीक है, संदेश वाहन करेंगे तभी तो एक दूसरे से वो जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। और उन्हें अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, ये सारे जो कार्य हैं ये निर्देशन के हैं। निर्देशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो निर्देशन क्या है? निर्देशन संगठन में जितने भी मानव संसाधन हैं उन सभी को निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, संदेश वहन करना और उन्हें अभिप्रेरित करना ही क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। ठीक है, डायरेक्टिंग कहलाता है। क्या है इसकी विशेषताएं? निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। प्रबंध के अन्य कार्य गतिविधि हेतु आधार तैयार किए हैं। ठीक है, प्रबंध के अन्य कार्य गतिविधि हेतु आधार तैयार करते हैं। ठीक है, परंतु निर्देशन संगठन में कार्य प्रबंध प्रारंभ करता है, मतलब शुरू करता है। जो प्रबंध होते हैं वो गतिविधि के लिए क्या करते हैं? आधार तैयार करते हैं कि काम किया कैसे जाएगा, किसके आधार पर काम किया जाएगा। लेकिन जो निर्देशन होता है वह प्रबंध में काम को शुरू करता है, स्टार्ट करता है। कहने का मतलब कि प्रबंध में केवल बता दिया जाता है कि यह कार्य किया जाएगा और इसका आधार ये है, इस बेस पे ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रबंध में तो बताया जाता है कि उस काम को किया कैसे जाएगा, लेकिन उसका वास्तविक काम निर्देशन में आके चालू होता है। लिखा है संगठन में कार्य प्रारंभ करता है। जो निर्देशन होता है, जो पहले डिसाइड हुआ होता है, उन सभी का इम्प्लीमेंटेशन निर्देशन के अंतर्गत होता है, डायरेक्टिंग के अंतर्गत होता है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ हमने डिसाइड करी कि हमने ऐसे ऐसे करना है, वो सभी चीज़ें आके अब निर्देशन के अंतर्गत शुरू होंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अगला है निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक से लेकर निम्न स्तरीय प्रबंधक तक सभी निर्देशन का कार्य करते हैं ताकि वास्तव में काम कर रहे लोगों का मार्गदर्शन हो सके। उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक, मतलब जितने भी स्तर हैं प्रबंध के, सभी स्तरों पर निर्देशन का कार्य किया जाता है। ठीक है, ताकि जो निचले स्तर पर जो वर्कर्स है, जो काम कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हो सके। ठीक है, निर्देशन के अंतर्गत ऊपर ही बताया मैंने कि मार्गदर्शन करना भी शामिल है। ठीक है, तो जितने लोग होते हैं वो सभी इसलिए काम करते हैं कि जो मेन काम होने वाला है, मतलब जो फाइनली प्रोडक्शन होने वाला है। जैसे कि हमने प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि एक प्रोडक्ट है, इसको हमें बनाना है, तो इसको बनाने से पहले हम जितने भी कार्य करते हैं कि कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कौन काम को करेगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे इसको करना है, क्या प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी, क्या इसमें डाला जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये डिस्कस हम इसीलिए करते हैं कि जो इस मेन काम को जो व्यक्ति करेगा, जो कर्मचारी करेगा, इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उसे हो सके। ठीक है, मतलब कि हमने ये सारी चीज़ें डिसाइड करी, वो सारी चीज़ें हमने एक कर्मचारी के लिए करी, क्योंकि जो मेन कार्य है वो तो कर्मचारी करेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि जो उच्च स्तर से लेकर नीचे स्तर तक जितने भी व्यक्ति काम कर रहे होते हैं वो सभी कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए कर रहे होते हैं, ताकि जो भी
फाइनल में वो काम कर रहा है उसका मार्गदर्शन हो सके, मतलब उसको पता चल सके कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना टाइम लेना है, क्या मिलाना है, क्या नहीं मिलाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि कर्मचारी का मार्गदर्शन होगा। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो निर्देशन है वो प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है सतत प्रक्रिया है। जो निर्देशन है वो एक सतत प्रक्रिया है। निर्देशन पर्यवेक्षण, संदेश वहन, नेतृत्व व अभिप्रेरणा की निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है, अतः यह सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है कि लगातार चलने वाली। अब किसी व्यक्ति को क्या करना है, मार्गदर्शन करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार उसको बता दिया तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हो सकता है बीच में भूल जाए, या उसको कुछ और चीज पूछने की जरूरत पड़ जाए तो वो बार बार आएगा आपके पास पूछने, आपको बार बार बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से किसी को मोटिवेट करना है तो हो सकता है कि एक बार किया तो कुछ टाइम तक वो रहेगा, फिर कुछ टाइम बाद वो अनमोटिवेटेड हो जाएगा, तो फिर वो दोबारा से आएगा, फिर उसको दोबारा मोटिवेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, ये समाप्त नहीं होती है। अगला है निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। यह उच्च स्तर से शुरू होकर निम्न स्तर प्रबंध पर समाप्त हो जाता है। जो निर्देशन होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, निर्देशन का मतलब कि जो मेन निर्देशन होता है वो उच्च स्तर पर होता है। उच्च स्तर कार्य करता है मध्य स्तर के लिए। ठीक है, मध्य स्तर काम करता है निम्न स्तर के लिए, और निम्न स्तर काम करता है वर्कर के लिए। और जो वर्कर होते हैं फाइनली ये लास्ट पोजीशन होता है, लास्ट स्टेज होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्कर के लिए ही जितने भी स्तर हैं वो सारे मिलकर काम करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये उच्च स्तर है, ये मध्य स्तर है, ये निम्न स्तर है, और इनके नीचे आते हैं कर्मचारी। ठीक है, तो ये कर्मचारी हैं जो इनके लिए ही ये सारे काम करते हैं। ऊपर के जितने भी स्तर है ये सारे लोग मिल के कर्मचारियों को काम को कैसे आसान किया जा सकता है उसके लिए ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जो निर्देशन का प्रवाह होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले की मदद करेगा, नीचे वाला नीचे वाले की मदद करेगा, और लास्ट में वो कर्मचारी की मदद करता है। तो इस तरीके से जैसे सोपान श्रृंखला होता है ना, उसी प्रकार से निर्देशन भी है कि ऊपर से नीचे की ओर ये चलता है। ठीक है, अगला है निर्देशन के महत्व। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, विशेषताएं देख रहे थे। ठीक है, अब महत्व क्या है ये भी देख लेते हैं। यह गतिशीलता प्रदान करता है। प्रबंध के प्रथम 3 कार्यों तक कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है, लेकिन वे अपना काम प्रारंभ नहीं कर सकते जब तक उन्हें बताया ना जाए कि उन्हें क्या और कैसे करना है। यह कार्य निर्देशन द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि निर्देशन से पहले जो 3 कार्य थे प्रबंध के, उन वहां तक क्या किया जाता है, कर्मचारियों को कंपनी में नियुक्त कर लिया जाता है। लेकिन कर्मचारी नियुक्त होने के बाद भी काम तब तक नहीं स्टार्ट करता है कि जब तक उसे ये ना बता दिया जाए कि भाई तुझे करना क्या है, क्या करना है। ठीक है, तो यह कार्य निर्देशन के अंतर्गत, डायरेक्टिंग के अंतर्गत किया जाता है। कि जैसे कर्मचारी की नियुक्ति हो गई, सब कुछ हो गया उसका, और उसको लास्ट में बताया जाता है कि भाई तुम्हें ये काम करना है। तो किसी भी कर्मचारी को यह बताना है कि उसको क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, निर्देशन के अंतर्गत आती हैं, जो कि गतिशीलता प्रदान करती हैं संगठन को। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि निर्देशन है जो गतिशीलता प्रदान करता है। अगला है यह कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। एक संगठन में अनेकों कर्मचारी होते हैं और सभी की क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसलिए अगर एक भी क्रिया कार्य सही नहीं करता तो उसका प्रभाव अन्य कर्मियों पर पड़ता है, अतः समन्वय आवश्यक है। किसी भी संगठन के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वो सभी किसी न किसी प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर उनमें से कोई सा भी एक व्यक्ति गलत काम कर देता है तो उन सब का असर पूरी कंपनी पर पड़ता है, प्रत्येक कर्मचारी के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए उनमें समन्वय होना आवश्यक है। मतलब कि समन्वय का मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता तो मैं तुरंत अपने बगल वाले से पूछ लूँ कि भाई ये मेरे को नहीं आ रहा, बता दे कैसे होगा। क्योंकि अगर मैं उससे नहीं पूछूंगा, मेरा उसके साथ समन्वय अच्छा नहीं है और मैंने अपनी मर्जी से गलत कर दिया उसका, तो उसका इफेक्ट सभी कर्मचारियों के ऊपर पड़ेगा। हो सकता है सबकी सैलरी काट ली जाए। क्योंकि कंपनी को नुकसान होगा तो भाई कंपनी को नुकसान होगा तो सैलरी कम मिलेगी, कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा तो कंपनी ज़्यादा फायदा देगी, कर्मचारियों को सैलरी बढ़ा देगी। तो इस तरीके से कहा गया है कि कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करना भी कौन करता है, निर्देशन करता है। कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है, मतलब कि जो निर्देशन है वो कर्मचारियों को आपस में समन्वय में स्थापित करने के लिए कार्य करता है, कर्मचारियों को आपस में जोड़ कर रखता है, जिससे कि कर्मचारी कम गलती करते हैं, और इससे क्या होता है, संगठन का जो उद्देश्य होता है जल्दी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अभिप्रेरणा के माध्यम। संस्था के उद्देश्यों को अभिप्रेरित कर्मचारी ही पूरा कर सकता है।
अभिप्रेरणा का काम निर्देशन द्वारा किया जाता है। जब मैं अभिप्रेरणा की अभी ओ सॉरी जब मैं निर्देशन का पीछे डेफिनेशन बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि ये कर्मचारियों को अभिप्रेरित भी करता है। तो जो कर्मचारी को अभिप्रेरित करने का काम करता है वो निर्देशन ही करता है, डायरेक्टिंग ही करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को चाहते हैं कि जल्दी वह काम करे आपका, तो उसके लिए आपको सब मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेशन भी कई प्रकार की होती है, वो आगे चल के इन सब के ऊपर एक एक चैप्टर है, वो आगे चल के पढ़ोगे कि मोटिवेशन क्या होता है, कैसे कैसे किया जाता है, क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि जो निर्देशन होता है वह कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, और अभिप्रेरित कर्मचारी क्या कर सकते हैं, कंपनी के उद्देश्यों को जल्दी समय से पहले पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, यह परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है। प्रायः कर्मचारी जिस तरह के ढांचों में काम कर रहे होते हैं वे उनमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, जबकि समय के साथ परिवर्तन आवश्यक होता है। प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को इस प्रकार तैयार करता है कि वे परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं, ठीक है। अगर कोई कर्मचारी कई सालों से एक ही वातावरण में काम कर रहा है, अगर उसको बोलो कि भाई अब तुझे ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, तो वो मना करता है कि नहीं भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे को ये नहीं आता, मैंने 10 साल से ये किया तो यही करूंगा। क्योंकि परिवर्तन को अपनाना थोड़ा कर्मचारियों के लिए सरल नहीं होता, आसान नहीं होता, इसलिए वो उसको नकारते हैं। लेकिन निर्देशन के अंतर्गत, डायरेक्टिंग के अंतर्गत जो प्रबंधक होता है वो उनको मोटिवेट करता है, अभिप्रेरित करता है, ठीक है। और उनको क्या करता है, परिवर्तन को अपनाने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है, जिससे कि कर्मचारी क्या होते हैं, इसमें जो भी बदलाव होते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं उनको स्वीकार करने लगते हैं। तो कर्मचारियों में परिवर्तन लाने का काम भी डायरेक्टिंग ही करता है, मतलब कि निर्देशन द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। और अंतिम है, यह इस संगठन में संतुलन स्थापित करता है। कभी कभी व्यक्तिगत अथवा संस्थागत उद्देश्यों में संघर्ष पैदा हो जाता है। निर्देशन इन संघर्षों को दूर करता है और संगठन में संतुलन स्थापित करता है। कई बार देखा होगा आपने, कर्मचारी होते हैं जो अपने व्यक्तिगत चीज के लिए, जैसे सैलरी वगैरह के लिए क्या कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, संस्था के उद्देश्यों के बीच में बाधा आ जाती है, कर्मचारी काम नहीं करते। तो इन सारी समस्याओं को निपटाता कौन है, निर्देशन, डायरेक्टिंग के अंतर्गत इन सारी समस्याओं को निपटाया जाता है और संगठन में संतुलन स्थापित करवाया जाता है, ताकि कर्मचारी भी खुश रहे, संगठन का उद्देश्य भी पूरा हो, कर्मचारी को सैलरी भी सही मिले, संगठन को लाभ भी अच्छा हो, ठीक है। ये सारे कार्य निर्देशन के अंतर्गत किए जाते हैं। यहाँ पर हमने इसके महत्व देख लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में ना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए और दोबारा बता सकूँ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं निर्देशन के तत्व, एलिमेंट्स, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स 4 हैं। पहला है पर्यवेक्षण। इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करना और उनका मार्गदर्शन करने से है। पर्यवेक्षण, सुपरविजन जिसे कहते हैं, इसका मतलब यह होता है कि अधीनस्थ मतलब कि जो भी कर्मचारी काम कर रहा है उस कर्मचारी के काम को देखना कि वो सही कर रहा है या नहीं करना, और उसका मार्गदर्शन करना पर्यवेक्षण कहलाता है। अगला है संदेशवाहन। इसका अभिप्राय तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने व समझने की कला से है। मतलब कि कर्मचारियों में जो संदेशवाहन हो रहा है, क्या वो समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, किस तरीके से संदेशवाहन करना है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें संदेशवाहन में आती है। अगला है नेतृत्व। इसका अभिप्राय दूसरों को इस प्रकार से प्रभावित करने से है ताकि वह वही करे जो नेता चाहता है। नेतृत्व का मतलब कि अपनी बातों को इस प्रकार से दूसरे को कहना कि वो वही करे जो आप चाहते हो, मतलब अपनी बातों को दूसरे लोगों से करवा लेना या अपनी बातों से दूसरे लोगों को प्रभावित कर देना, और फिर वो लोग वही करें जो एक नेता चाहता हो, यही नेतृत्व कहलाता है, ठीक है। अगला है अभिप्रेरणा। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा कर देती है। कहने का मतलब कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर देती है। और जब एक व्यक्ति प्रोत्साहित हो जाता है तो वो कंपनी के उद्देश्यों को समय से पहले पूरा करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके लिए कई प्रकार की उसको मोटिवेशन दी जाती है। ये अलग अलग चैप्टर हैं ये सारे चारों। ये पहला पर्यवेक्षण ये चैप्टर से हटा दिया गया, ये तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़ के ये बाकी के जो 3 है नीचे के, संदेशवाहन, नेतृत्व और अभिप्रेरणा, इनके ऊपर आगे चल के एक एक एक्सरसाइज हो, उनमें हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि संदेशवाहन क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होती है, कैसे कैसे प्रकार की होती है, क्या टाइप्स हैं इनके, क्या क्या इनके कार्य हैं। सभी चीज़ों को आगे आने वाली एक एक एक्सरसाइजों में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
इस एक्सरसाइज में केवल इतना ही था। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट कर देना, बता देना कि ये समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर से 6 तक अगर उन्हें नहीं देखा है तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बता देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो हिंदी में बिजनेस स्टडी पढ़ना चाहते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक बाय बाय, टाटा।